हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। दोस्तों, इस वीडियो में हम ब्रिटिश भारत के समय में जो इम्पोर्टेंट एक्ट और लॉ को पारित किया गया था उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इन सबके इम्पोर्टेंट फैक्ट जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन फैक्ट के बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, इन सभी एक्ट के हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानेंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और नया चैनल है इसलिए चैनल को भी प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक्ट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट। यह 1773 ईस्वी में पारित किया गया था और यह वारन हेस्टिंग के समय में आया था। नहीं, उस समय जो गवर्नर थे वो वारन हेस्टिंग थे। यह इसके तहत क्या प्रावधान था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण शुरू हो गया था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित यह पहला एक्ट था जो कि संसद में लाया गया था और इस एक्ट के तहत संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया था। इस एक्ट के तहत गवर्नर का नाम बदल करके गवर्नर जनरल कर दिया गया था। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो थे वो तीन भारत के इम्पोर्टेंट क्षेत्र थे, जैसे मद्रास, बंगाल और बॉम्बे। ये तीनों विकसित, यानी कि जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण था। इस एक्ट के तहत कंपनी के एकाधिकार को भी 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। कंपनी अभी भी एकाधिकार के साथ भारत में व्यापार कर सकती है। कोई भी ब्रिटिश अन्य कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकती क्योंकि 20 साल के लिए एकाधिकार को और बढ़ा दिया गया था। इस एक्ट के तहत एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही कोर्ट की स्थापना की गई और इस यानी कि कोर्ट का जो है प्रावधान किया गया था, लेकिन इसकी स्थापना 1774 ईस्वी में की गई थी। इसमें चार जज थे। इसमें से एक मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम एलिजा इम्पे था और तीन अन्य न्यायाधीश थे। एवं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना भी की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम होता था कि वे कंपनी के कामकाज को संभालती थी, कंपनी के ऊपर पूरा नियंत्रण रखती थी। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्य होता था कि वह कंपनी को संभालती थी। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में आया था और यह वारन हेस्टिंग के समय में ही आया था। एवं इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कमियों को दूर करने के लिए ही पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित किया गया था। जो भी रेगुलेटिंग एक्ट में कमी रह गई थी वह पिट्स इंडिया एक्ट में दूर की गई, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी। यानी कि देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कार्य क्या था, ये सीओडी यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करती थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करती थी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल सीओडी यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करती थी। यानी कि अल्टीमेटली बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ऊपर कंट्रोल ही अब सभी को नियंत्रित करने लगा था। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुल 6 सदस्य थे, जिसमें से 2 सदस्य ब्रिटिश सरकार के थे, यानी कि जो संसद से आए हुए थे। अब संसद क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूरा नियंत्रण करना चाहती थी, लेकिन संसद को और भी कार्य होते थे। तो संसद ने क्या करा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी, जिसमें से संसद के 2 सदस्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल में शामिल कर दिए। चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में आया था, यानी कि इसके तहत क्या किया गया, इसमें कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। यह सबसे पहले देख लेते कि ये लॉर्ड मिंटो के समय में आया था और कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार इसमें समाप्त कर दिया गया था। लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। अब इसके एकाधिकार को समाप्त क्यों किया गया, इसके पीछे का रीज़न यह था कि ब्रिटिश में औद्योगिक क्रांति हो गई थी। उस समय क्या, ब्रिटिश सरकार के ऊपर भी दबाव था कि जो ब्रिटेन में अन्य व्यापारी थे वो भी भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे, लेकिन अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एक अधिकार था, तो दूसरे लोग यहाँ पर व्यापार करने ब्रिटिश से नहीं आ सकते थे। तो उन्होंने क्या करा, सरकार के ऊपर दबाव बनाया और सरकार ने कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया, जिससे कि अन्य व्यापारी भी भारत के साथ अब व्यापार कर सकते थे, यानी कि ब्रिटेन से आकर के वो भारत के साथ व्यापार कर सकते थे। तो इसलिए कंपनी के एक अधिकार को इन्होंने समाप्त कर दिया। कुछ व्यापार इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही थे, जैसे चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, ये अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही इन पर अधिकार था। सती प्रथा निषेध कानून 1929 ईस्वी में आया था। यह विलियम बेंटिक के समय में आया था और इसमें सती प्रथा पर पूरी तरीके से रोक लगा दी थी, यानी कि पति के मरने के बाद पत्नी को भी इसमें जला दिया जाता था। तो इस पर रोक शुरू में मुगलों ने भी लगाने की कोशिश की, हुमायूं और अकबर ने भी इसमें प्रयास किया था एवं पुर्तगालियों ने भी 1515 ईस्वी में सती प्रथा पर लोग रोक लगाने पर काफ़ी प्रयत्न किए थे, लेकिन
सती प्रथा निषेध कानून 1829 ईस्वी में इसमें पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया था। और राजा राममोहन राय की इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। राजा राममोहन राय ने इसमें अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। चार्टर एक्ट 1833, इसमें देखिए हर 20 साल के बाद अब एक्ट आते हैं इसमें चार्टर एक्ट। तो 1833 में यह विलियम बेंटिंक के समय में ही आया था और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भारत का पहला गवर्नर जनरल बन गया था। यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। यह चार्टर एक्ट 1833 इसमें किया गया था एवं कंपनी के सारे एकाधिकार को इसमें समाप्त कर दिया गया था। जो चाय और चीन के साथ व्यापार था अब उसको भी कंपनी के समाप्त कर दिया गया था। यानी कि अब किसी भी तरह का कंपनी के ऊपर एकाधिकार नहीं रहा। एवं इसमें एक और इम्पोर्टेंट प्रावधान किया गया कि दास प्रथा को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। दास प्रथा का भी अंत कर दिया गया था। चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी में आया था। यह डलहौजी के समय में आया था और ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर नामात्र का अधिकार ही रह गया था। देखिए 1853 और इसके कुछ ही साल बाद 1857 ईस्वी में एक क्रांति आती है। यानी कि अब क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ पर भारतीय अब जागरूक हो रहे हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर भी धीरे धीरे संसद ने अपना, जो ब्रिटिश संसद है, ब्रिटिश सरकार है, उसने अपना अधिकार कर लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का अब नाम मात्र का ही अधिकार यहाँ पर रह गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में पारित किया गया। यह कैनिंग के समय में आया था और विधवा विवाह को इसमें मान्यता दी गई। देखिए पहले जो समाज था वो काफ़ी कट्टर था। समाज की कट्टर सोच के कारण ही पहले क्या होता था कि हिंदू जो विधवा होती थी वो विधवा महिला फिर से शादी नहीं कर सकती थी। यानी कि पहले उन्हें समाज के द्वारा शादी करने से रोक दिया जाता था, उनको शादी करने नहीं दी जाती थी। लेकिन हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के बाद इसको पूरी तरीके से मान्यता दे दी गई कि हिंदू विधवाएं भी अब शादी कर सकती थी। जैसे मान लीजिए कोई 20 साल की लड़की है, अगर वो विधवा हो गई तो क्या पूरी ज़िंदगी उसको ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी? यह पहले समाज की इस कट्टर सोच थी कि वो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगी। लेकिन बाद में क्या करा गया, इसके तहत कुछ सुधार किए गए और विधवा विवाह को भी मान्यता दे दी गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी में आया था। यह कैनिंग के समय में आया था और गवर्नर की काउंसिल में भारतीयों को प्रवेश दिया गया। यह पहला ही बार था कि जिसमें भारतीयों को भी अब काउंसिल में प्रवेश दिया जाने लगा। यानी कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद को पोर्टफोलियो प्रणाली पर चलाने के लिए एक लघु कैबिनेट बनाया गया था। यानी कि उसको लघु कैबिनेट में बदल दिया गया और इसमें भारतीयों को अलग अलग विभाग दिए गए, जैसे गृह, वित्त, कानून, सैन्य। यानी कि इसमें क्या हुआ, अलग अलग विभाग बनाए गए थे। गृह, वित्त, कानून, यानी कि अलग, जैसे गृह विभाग है, वित्त विभाग, कानून विभाग, सैन्य विभाग है। तो वायसराय को पहली बार इसके तहत क्या किया गया, अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी दी गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत आपातकालीन स्थिति में वायसराय अपना अध्यादेश जारी कर सकता था। भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी में आया था। इसके तहत यह कैनिंग के समय में भी आया था और भारत पर ब्रिटिश क्राउन के शासन की शुरुआत हो गई थी। देखिए 1857 की क्रांति हो गई थी और 1857 की क्रांति के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार अब सीधे के सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया और मुगलों की भी समाप्ति हो चुकी थी। 1857 में मुगलों की समाप्ति हो गई थी और पूरी तरीके से अब भारत का जो शासन था वो ब्रिटिश सरकार यानी कि ब्रिटिश संसद से चलने लगा था। सम्मति आयु अधिनियम 1891 ईस्वी में आया था। यह लैंसडाउन के समय में आया था। इसमें बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया था। यानी कि 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं की शादी पर इसमें पूरी तरीके से रोक लगा दी थी कि 12 साल से कम की लड़कियां शादी नहीं कर सकती, उनकी शादी 12 साल से कम की उम्र में नहीं हो सकती। तो यह सम्मति आयु अधिनियम 1891 ईस्वी में कहा गया। मिंटो मार्ले अधिनियम 1909 ईस्वी में आया था। यह मिंटो द्वितीय के समय में आया था और सांप्रदायिक आधार पर इसमें पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई, एरियो की व्यवस्था की गई थी। यानी कि उस समय जो वायसराय की कार्यकारिणी में 1909 में क्या किया गया था, वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय को रखा गया था, एक भारतीय को वायसराय की कार्यकारिणी में जगह दी गई थी। एवं भारतीय परिषद अधिनियम लंदन में भी 2 भारतीयों को रखा गया था। मार्ले उस समय भारत के सचिव थे एवं मिंटो भारत के वायसराय थे। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। यानी कि मुस्लिमों के लिए 5 सीट को आरक्षित किया गया था। इन 5 सीट पर जो है मुस्लिम लोग ही चुनाव लड़ सकते थे और इन चुनाव में वोट डालने का अधिकार भी सिर्फ मुस्लिमों को ही दिया गया। यह सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के नाम से इसको जाना जाता है।
इसके बाद आया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। यह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो वास्तविक नाम है वो भारत शासन अधिनियम 1919 है। उस समय मॉन्टेग्यू भारत के सचिव थे और वायसराय जो है भारत के चेम्सफोर्ड थे, यानी कि यह चेम्सफोर्ड के समय में आया था और प्रांतों में द्वित्व शासन की इसके तहत शुरुआत की गई थी। भारत में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी एवं कुछ विशेष महिलाओं को ही वोट डालने का अधिकार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में दिया गया था। सारी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया, सिर्फ कुछ ही महिलाओं को वोट डालने का अधिकार इसके तहत दिया गया था। एवं राज्यों के बजट को अब केंद्र के बजट से अलग कर दिया गया था, यानी कि राज्यों का बजट अब अलग होगा और केंद्र का बजट अलग होगा। एवं वायसराय की कार्यकारिणी में 3 भारतीयों को शामिल किया गया था। देखिए 1909 में तो 1 भारतीय को शामिल किया गया कार्यकारिणी में और 1919 में 3 भारतीयों को शामिल किया गया था वायसराय की कार्यकारिणी में। और 1919 के अधिनियम में ही यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। 1919 में ही रोलेट एक्ट आया था और 1919 में ही साइमन कमीशन का भी प्रावधान किया गया, यानी कि जो भी कमियां इन अधिनियम में रह गई है उन कमियों को, उन दोष को दूर करने के लिए एक कमीशन आएगा, यानी कि एक कमीशन का गठन किया गया जिसको हम साइमन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। जैसे साइमन कमीशन अधिनियम 1927 में आया था। इसका कार्य क्या था? यह साइमन कमीशन 1919 की 1919 के जो प्रावधान है उनको जानने के लिए, उनके उनके कमियों को दूर करने के लिए आया था। साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में किया गया था, लेकिन यह 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे, लेकिन सारे के सारे सदस्य इसमें अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। तो देखिए यह इरविन के समय में आया था और 1919 के अधिनियम की इसमें समीक्षा के लिए यह लाया गया था। तो भारतीयों ने इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि इसमें सारे के सारे अंग्रेज थे, एक भी भारतीय को साइमन कमीशन में जगह नहीं दी गई थी, इसमें शामिल नहीं किया गया था। तो इसलिए गो बैक साइमन के नारे भारत में लगाए गए थे इसके खिलाफ। शारदा अधिनियम 1929 ईस्वी में आया था। शारदा अधिनियम 1929 यानी कि यह इरविन के समय में आया था और विवाह की आयु लड़कों के लिए तो 18 वर्ष की गई थी और लड़कियों के लिए 14 वर्ष की गई थी। यह शारदा अधिनियम में किया गया था, लेकिन बाद में संशोधन किया गया और इसमें लड़कों की आयु तो 21 वर्ष कर दी गई और लड़कों की आयु 18 वर्ष, लड़कियों की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। बाद में संशोधन करके 21 वर्ष और 18 वर्ष की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है क्योंकि संविधान में जो ज़्यादातर प्रावधान लिए गए हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। तो यह वेलिंगटन के समय में आया था और प्रांतीय स्वायत्त तथा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, यानी कि यह पहला अधिनियम है जिसमें अखिल भारतीय संघ बनाने की भी बात की गई थी। अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान बात कही गई थी एवं विषयों को विभाजन के आधार पर रखा गया, यानी कि विषयों को विभाजन किया गया, जैसे संघ सूची अलग, राज्य सूची अलग और सामवर्ती सूची अलग, उसको अलग अलग किया गया था। एवं भारत शासन अधिनियम 1935 में म्यांमार का शासन भारत से पूरी तरीके से अलग कर दिया गया था। इससे पहले 1935 से पहले म्यांमार का शासन भी भारत से ही किया जाता था, उसको अलग कर दिया गया था। एवं संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1935 के अधिनियम से ही की गई थी। अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में आया था। यह लिनलिथगो के समय में आया था। देखिए 1940 एक युद्ध का समय चल रहा है, तो इसमें डोमिनियन स्टेट की स्वीकृति की गई थी, यानी कि 1940 में द्वितीय युद्ध का समय काल है ये। तो भारतीयों को युद्ध में शामिल करने के लिए इसमें लुभाया गया था, भारतीयों को भी इस युद्ध में शामिल करने के लिए कहा गया था। लेकिन इसके लिए जो अंतरिम सरकार की भी स्थापना करने की इन्होंने बात की थी, तो अंतरिम सरकार की स्थापना को इन्होंने लिखित रूप में दिया, इसी को ही अगस्त प्रस्ताव कहा गया। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1940 ईस्वी में आया था। यह लिथगो के समय में ही आया था और इसमें संविधान सभा की योजना को प्रस्तावित किया गया था, यानी कि भारत में एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा जो कि संविधान का निर्माण करेगी। वेवेल प्लान 1945 ईस्वी में आया था। यह वेवेल के समय में आया था और सभी दलों को मिलाकर एक काउंसिल का निर्माण किया जाएगा, यह प्रावधान इसमें किया गया। जितने भी भारत में दल हैं उन सबको मिलाकर के काउंसिल का निर्माण किया जाएगा। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में आया था। यह वेवेल के समय में आया था और इसमें संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किया गया यानी कि भारत के लिए भारत का एक संविधान होगा, भारतीयों के लिए भारत का संविधान होगा, जिसमें का गठन संविधान सभा मिल करके करेगी। यह इसमें कैबिनेट मिशन में प्रस्ताव रखा गया।
माउंटबेटन योजना 1947 ईस्वी में आई थी। भारत 1947 को आज़ाद हो गया था। तो माउंटबेटन योजना को ही डिकेड बर्ड योजना या 3 जून प्लान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 3 जून को यह भारत आया था, और डिकेड बर्ड योजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो माउंटबेटन योजना के ही ये दोनों नाम है, इनको भी आप याद रख लीजिएगा। यह माउंटबेटन के समय में आया था और भारत के विभाजन का इसमें फैसला लिया गया, जो कि बहुत ही, क्या कहे, बस गलत फैसला है, सही है। भारत का विभाजन इसके तहत कर दिया गया था, यानी कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हो गया और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। तो माउंटबेटन योजना में ही विभाजन का फैसला लिया गया था। रेड क्लिफ आया और रेड क्लिफ ने दोनों तरफ रेखा खींच दी, और जिसको भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इसके बारे में, संशोधन यानी कि जो जितने भी ये अधिनियम थे उस समय के, उनके बारे में हमने जाना है। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यूट्यूब चैनल नया है इसलिए चैनल को भी सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।